वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। और सर बड़ी खबर इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर सर वो ये है सर कि सर एक फ़ैसला वापस हुआ है सर। अब रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं पेंशन तनख्वाह बैक वक्त लेने के अहल हैं। सर नए अहकामात के बाद वफाकी इदारों में मुलाजमीन पर कोई पाबंदी नहीं रह गई और सर कॉन्ट्रैक्ट और आर्जी बुनियाद पर दोबारा मुलाजमत पर अमरात ले सकेंगे। तो इसका मतलब है सर शख्स रिटायर अपने एक ओहदे से हो गया है, लेकिन उनकी चूँकि सर्विस जो थी वो इतनी आउटस्टैंडिंग थी या उनका जो उन्होंने मामला जो ड्यूटी सर अंजाम दी उनको जो रिटायरमेंट तो लेनी पड़ी उनको या उनको चेंज करना पड़ा अपना इदारा, जो भी मसला हुआ, लेकिन वो ऐसे इख्तिसासा थे ब्यूरोक्रेसी के कि उनको फिर से रीहायर कर लिया गया। तो वो पुराने ओहदे की रिटायरमेंट भी ले सकते हैं और बैक वक्त जो नया उनको ओहदा खैर से मिला है उसकी तनख्वाह भी ले सकते हैं। तो सर ये तो क्या कहते हैं डबल मिस हो गया सर मामला। नहीं देखिए, हमेशा से ऐसे ही होता था। अच्छा। और हमने इसी शो पर आज से कुछ 2 साल पहले इसके ऊपर कई शोज़ भी किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कम वाली चीज़ लें, मतलब टेक वट एवर इज़ हायर। पेंशन अगर ज़्यादा है तो पेंशन ले लें, अगर तनख्वाह ज़्यादा है तो तनख्वाह ले लें। फिर हुआ ये कि IMF ने इसके ऊपर लास्ट ईयर एक एक्शन लिया और फिर ये नया कानून आ गया कि अब जो है वो 2 चीज़ें, पेंशन और तनख्वाह में से एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। अब उसको वापस रिवर्स कर दिया गया है। सो बुनियादी बात ये है कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा मुल्क है जो कि बेरोज़गारी की हम रोज़ ख़बरें सुनते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हम अक्सर ये सुनते हैं कि इस वक्त मईशत के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है वो पेंशनर्स का है। तो ऐसे में एक तो जो सबसे पहला मसला है कि एक शख्स जब रिटायर हो गया, जैसे आपने कहा उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उसको फिर दोबारा सरकार को ही नौकरी देनी पड़ गई। बात यह है कि हम 24 करोड़ के अवाम हैं, तो यहाँ पर अच्छा टैलेंट क्यों नहीं पैदा हो रहा कि वो एक सरकारी जॉब कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पर आप किसानों से बात करें तो वो रोते हैं कि जी हमसे सपोर्ट प्राइस ले ली गई गंदम की, हमसे सपोर्ट प्राइस ले ली गई शुगर की। आप हुकूमत को पकड़ते हैं, हुकूमत कहती है कि तो जी IMF ने किया, हमारा क्या कसूर है। IMF ने कह दिया तो अब हम तो उससे हिल ही नहीं सकते, हम तो उनके प्रोग्राम के अंडर हैं। अच्छा, IMF ने तो ये भी कहा था, इस पर तो आपने फ़ाइट की। सो बुनियादी बात वही है कि ये सरकार जो है एक तो सिलेक्टिव फ़ाइट्स लेती है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पर जो बार बार ये बताया जाता है, मतलब ठीक है ये कोई बड़ी इसमें विजडम होगा इस फैसले के पीछे, लेकिन मैं आपको मतलब 10 साल से ये कह रहा हूँ कि जब भी कहा जाता है ना कि IMF विलन है, IMF इस मुल्क की तरक्की नहीं चाहता, IMF की वजह से हमारे सारे गलत फ़ैसले होते हैं, ये गलत है। उसकी वजह ये है कि IMF कुछ भी ऐसा नहीं करवा सकती जो कि हमारी सरकार ना चाहे या उनके फ़ायदे में ना हो। ये आपको याद होगा गंदम की जो सपोर्ट प्राइस ये गई थी, ये जो आपका केयर टेकर सेटअप था जिसमें इंपोर्ट हो गई गंदम और उसके बाद किसानों ने भी लेके आए, गंदम की प्राइस बहुत नीचे आ गई, एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, आपके किसानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन आपकी इसेंशियल बास्केट इतनी कम हो गई कि आपकी जो इन्फ्लेशन थी उसकी कमर टूट गई। सो पूरी सरकार ने विक्ट्री लैप लिया और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि जी किसान का हम नुकसान होता है तो हो जाए, हम देखो कि अपनी एक विक्ट्री बता सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितनी कम हो गई। सो बुनियादी तौर पर अगर वो चाहते तो वहाँ भी IMF के साथ नेगोशिएट कर लेते, उन्होंने नहीं किया, यहाँ पर उनको करना पड़ा, उन्होंने कर लिया। सो मैं जो IMF बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। सर बिल्कुल देखिए, अगर किसी चीज़ पे हुकूमती तमाम हुकूमत जो है वो एक पेज पे आ जाए और अड़ जाए उनके साथ। देखिए अभी हमने अपना जो आई थिंक दूसरी या तीसरी ट्रांच जो है वो सिक्योर की आज से हफ्ता 10 दिन पहले IMF की, और उसके अंदर ये भी एक ख़बरें थीं और ये भी इल्ज़ामात थे और बाकायदा तौर पे फिर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें ये वाक़तन थी बात कि हमने काफ़ी अपने टारगेट्स मिस भी किए हैं इसके अंदर। तो ऐसे नहीं है कि IMF ने उस टारगेट्स मिस होने पे कहा है कि जी आपको अब अगली ट्रांच नहीं मिलेगी, वो ट्रांच तो मिल गई, ज़ाहिर है आपने उनको रोल ओवर करवा लिया कि जी ये चीज़ें हम अगले में पूरे करने की कोशिश करेंगे। आया
ऐसे भी नहीं है कि हमने हर वक्त ही ऐसे अपनी ट्रांचेस ली हैं, बहुत दफ़ा ऐसे भी हुआ है, मेरे ख्याल में इससे पिछली ऐसी थी जिसमें हमने तमाम जो शराइत थी वो पूरी की थी। अब उसमें से एक चीज़ जो है उसका अगर हुकूमत अपने लेवल पे ओवरटर्न कर देती है तो IMF जो है वो वॉच डॉग भी तो एक लिहाज से है कि जी आपने क्यों ये फैसला जो है इसको वापस कर दिया। अब ये तो एक डिबेट है ना, अब आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि IMF के लोग जो हैं तमाम सरकारी दफातर के अंदर बैठे हुए हैं, तमाम जो सियासी और सॉरी जो हुकूमती मामलात हैं उसके अंदर आपने पहले NOC लेना उससे। उस तरह तो मैं ये भी समझता हूँ कि हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर चीज़ जो है वो लुकिंग ओवर देयर शोल्डर वाली बात है जी कि हम अब हर चीज़ जो है वो करेंगे, वो IMF को ईमेल करनी पड़ेगी जी कि अब ये कर लें ये कर लें। तो इन्होंने इस चीज़ को ओवरटर्न कर लिया। रही इस चीज़ की बात, मेरे ख्याल में उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है, अगर आप एक पेंशनर हैं और आप रिटायर कर गए और आपका स्किल सेट जो है वो इतना अच्छा है लेकिन हुकूमत से आप रिटायर्ड है तो आप प्राइवेट सेक्टर में अपना स्किल सेट जो है उसको आप मनवाएं वहाँ जाके। वहाँ पे आपको अगर आप इतने एक वैल्यूबल एसेट हैं टू द गवर्नमेंट तो आप प्राइवेट सेक्टर में तो फिर आप बहुत बड़े एसेट होंगे। सो इन ऑन दैट रिस्पेक्ट आप पेंशन भी लें और वहाँ से तगड़ी सी तनख्वाह भी लें, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन उसी हुकूमत में आफ्टर रिटायरमेंट अगर आप हो गए तो फिर मेरे ख्याल में एक और नया फैसला जो है ना वो आने की ज़रूरत है, एक तब्दीली आने की ज़रूरत है हमारे जितनी भी सरकारी मुलाजमीन है कि एज ऑफ रिटायरमेंट जो है उसको पर ख़त्म कर दिया जाए कि जी एज एंड व्हेन नीडेड, मतलब शख्स जो है ख़ुद से कहे जी कि अब मेरे से अब काम नहीं होता तो मैं ना वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है ले रहा हूँ। अब कोई शख्स जो है सर इससे देखें दो मसले हल होते हैं। एक तो ये कि अगर एक एसेट है आपके पास उनको आप रखें और आप उसको यूटिलाइज़ करते रहें टिल दी एज ऑफ रिटायरमेंट और उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उस सूरत में तनख्वाह मिलती रहेगी। दूसरा इसके अंदर फ़ायदा ये है सर कि अगर कोई यंग ब्लड किस्म का ब्यूरोक्रेसी में शख्स है जिसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सऊदी अरब में, वो कह सकता है कि यार मैं अब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूँ तो मेरी जो पेंशन बनती है थ्रू द फार्मूला वो भी मुझे दें और मैं सऊदी अरब नौकरी करने जा रहा हूँ वहाँ पे। और तीसरी चीज़ इसके अंदर चीज़ जो है वो ये भी बनती है कि अगर आपके पास एक अच्छा रोस्टर मिल जाएगा आपको लोगों का जिन्होंने काम करना है विदाउट द फियर कि जी एक सर्टेन एज के बाद रिटायर करके हमें घर बैठना पड़ जाएगा, तो सर वो 90 तक काम करें बेशक अगर उनसे काम होता है। बात आउटपुट की है, बात ना तनख्वाहों की है, बात ना इस चीज़ की कौन वैल्यूबल है कौन नहीं है, बात आउटपुट की। और ये फिर गुंजाइश हुकूमत के लिए पैदा हो जाएगी अगर आपकी आउटपुट नहीं आ रही तो अगर आप इख्तियार रखते हैं अर्ली रिटायरमेंट या किसी किस्म की रिटायरमेंट लेने का क्योंकि हमने एज नहीं रखी तो हम इख्तियार रखते हैं कि हम विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस आपको नौकरी से निकाल भी सकते हैं। सर ये 3-4 मसले हल हो जाएंगे। जी सर, बेसिकली देखें ना आप, वही वाली बात है कि आपने जो प्राइवेट सेक्टर का जिक्र कर दिया, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? प्राइवेट सेक्टर में हर शख्स के वो किसी भी ओहदे पर बराजमान हो KPIs होते हैं, KPIs मीट होते रहते हैं तो आपकी नौकरी भी रहती है, आपकी प्रमोशन भी होती रहती है। और जब KPIs मीट नहीं होते तो फिर आपकी पहले प्रमोशन रुकती है, उसके बाद फिर आपको नोटिस मिलता है और फिर उसके बाद आपको खुदा हाफिज़ कह दिया जाता है। और प्राइवेट सेक्टर में अगेन प्राइवेट सेक्टर में एक सीलिंग तो है, मतलब एक शख्स जो है वो टेक्सटाइल में एक ख़ास हद से ऊपर नहीं जा सकता। और फिर कई लोग जिनको आदत होती है हर थोड़े दिन बाद के उनकी रेज़ लगे, हर थोड़े दिन बाद के उनका ओहदा बड़ा हो जाए, वो एक ख़ास एज पर जाकर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, बड़ी अच्छी तनख्वाह ले रहे होते हैं और बस रिटायर कर जाते हैं कि अब हम सीलिंग को हिट कर गए, इससे ऊपर अब मज़ीद हम नहीं जा सकते। बट अदरवाइज़ आप जिस तरह से कह रहे हैं कि एक शख्स 90 साल का है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ना उसको कोई निकाल रहा है और ना उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट ढूंढने जा रहा है, तो वो बेहतरीन है। बुनियादी बात वही है कि इससे जैसे आपने फरमाया कि आपका जो बैक वक्त पेंशन और सैलरी का जो ख़र्चा है वो बच रहा है। और तीसरी चीज़ यही कि देखें, मतलब मैं तो क्रिकेट में भी यही कहता हूँ कि यार आप नए से नया प्लेयर ट्राई करते रहो। आपको मतलब एक तो ये कि बहुत चांसेस है कि आपको कोई अच्छा टैलेंट मिल जाएगा, दूसरी चीज़ ये कि उसकी जो एक बच्चा है उसकी थोड़ी सी दिहाड़ी लग जाएगी। यहाँ पर भी मतलब आपने एक ही शख्स को 2-2, 3-3 जिम्मेदारियाँ जो देनी हैं, उससे बेहतर ये है कि आप नया टैलेंट लेके आएँ, इन शराइत पर लेके आएँ कि अगर वो अच्छा नहीं निकलता तो उसको रिप्लेस किया जा सके, ताकि वो आप पे बर्डन ना बने और नए से नया टैलेंट
करें, किसी की 6 महीने की भी अगर सैलरी हो जाएगी तो उसको फायदा हो जाएगा, बजाय कि आपने एक शख्स को 3 एडिशनल जिम्मेदारियां दी। एग्जैक्टली सर, हर इदारे के अंदर इस किस्म की पॉलिसी होती है। और अगेन आपने पीछे ये एमटी प्रोग्राम्स जो होते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम्स, तमाम कॉर्पोरेट्स क्यों कराती हैं कि जी नई खेप को मौका मिले, उसमें से कोई आएगा शख्स, उसको हम ट्रेन करेंगे, वो जो ट्रेनिंग है उसकी वो हमारे साथ 15 साल तक हमें कुछ करेगा। जो शख्स ऑन इज वे आउट है कंपनी से, उसकी रिप्लेसमेंट भी तो किसी को तैयार करना है ना। सरकारी मामलात के अंदर इस किस्म की सोच नहीं रखी जाती। हालांकि CSS वगैरह बहुत लोग देते हैं और इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन अगेन वो CSS के ऊपर सर होल अंदर डिबेट किसी और दिन करेंगे। पर यहाँ पे जाते हैं सर ब्रेक के ऊपर। सी यू आफ्टर द ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।